नमस्कार अजीज दोस्तों, 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के राजशाही सारदा बांग्लादेश पुलिस एकेडमी में पहली रेबेलियन हुई थी और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पहली आर्म्ड स्ट्रगल बंगाली पुलिस ने शुरू की थी। बांग्लादेश की पुलिस एकेडमी सारदा की वो तारीख रात आज भी बड़ी उम्र के बंगालियों को याद है, जब पाकिस्तान ने जेनोसाइड करना शुरू कर दिया था और बंगालियों ने रेजिस्टेंस शुरू कर दी थी इसी पुलिस लाइंस में। और आज एक बेगैरत इंसान, अमेरिका के जॉर्ज सोरोस का एजेंट मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की तारीख पे जो खून से भरी तारीख है उस पे पाँव के तले रोंद के जा रहा है। उसी राजशाही के सारदा बांग्लादेश पुलिस एकेडमी में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और स्माइल्स निकाली गई। और वहाँ पे एडिशनल आईजीपी बांग्लादेश पुलिस मसूदुर रहमान भुइयां और वाइस प्रिंसिपल रकफा सुल्ताना खानम ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अहमद मारूफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और रेस्पेक्ट दी। इन बेगैरतों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि अपना जेनोसाइड करने वाले 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप करने वाले इन्हीं पंजाबियों की आगे माथा टेक रहे हैं, सर झुका रहे हैं। और यूनुस बेगैरत का बच्चा एक इल्लीगल रूलर है बांग्लादेश का इस वक्त, वो बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने पे तुला हुआ है। बड़े शर्म की बात है, यही जगह पे हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया था, पाकिस्तान से माफ़ी की डिमांड की थी और बांग्लादेश की हिस्ट्री को वापस जागरूक किया था। लेकिन बेगैरत यूनुस आके इसको वापस मिटाना चाह रहा है। और जॉर्ज सोरोस का बेटा लास्ट थर्सडे को वेडनेसडे को मोहम्मद यूनुस से मिलने गया। आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जॉर्ज सोरोस के बेटा एलेक्स सोरोस कितना एक्टिव था और वो एक इंटरनेशनल एजेंडा को फॉलो कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान में भी सरकार चेंज की गई थी इमरान खान की, बांग्लादेश में भी सरकार चेंज की गई और रीजन में काफ़ी उथल पाथल की जा रही थी। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ये एलेक्स सोरोस का बांग्लादेश का विज़िट एक गद्दारी है और मैं समझता हूँ कि ये ट्रंप के खिलाफ एक मतलब अगेंस्ट पॉलिसीज़ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप जाना है। शायद यूनुस बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आके मेरी इल्लीगल गवर्नमेंट को ख़त्म ना करवा दे, तो इसलिए उसको दिलासा देने गया था कि फ़िक्र नहीं करो, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है, तुम फिक्र नहीं करो। इंटरनेशनल इकोसिस्टम अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपने एजेंटों को, अपने टट्टुओं को सपोर्ट ना कर सके। अजीज़ दोस्तों, इसी दौरान पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब डॉक्टर यूनुस से मिलने गया और उसने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात बनाएगा। अब समझ में ये नहीं आता कि भुक्के ने भुक्के दी मारी ते दोनों गश पे गए, कि ये दोनों भूखे नंगे मुल्क जो कि दोनों इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों भिखारी हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुकात बढ़ाएंगे? इनकी औकात ही क्या है कि ये एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे? अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं भारत की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि महाकुंभ का पवित्र दिन चल रहे हैं और पूरे भारत से लोग जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं जा पा रहे, ठीक है। मेरे कई दोस्त यहाँ से गए हैं
लंदन से, कई अमेरिका से भी गए हैं, और कोई 2 दिन के लिए गया है, कोई 4 दिन के लिए गया है, कोई 1 हफ्ते के लिए गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारा, इनको तो वीज़े का मसला नहीं, इनको तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो जा सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, महाकुंभ के जो उस पर एतराज़ात करने वाले लोग हैं उस पर मैं आऊँगा। पहले 2-3 छोटी चीज़ें आपके सामने रखूँ कि आजकल राजीव शुक्ला जी का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि ये हर जगह होते हैं। तो ये आज से नहीं हर जगह होते। 2004 में जब अल्ताफ भाई को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने एनुअल कन्वेंशन में दावत दी थी और मैं उस डेलीगेशन में ऑफिशियली पार्ट था। दिल्ली आए थे हम नवंबर 2004 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा स्वागत राजीव शुक्ला जी ने ही किया था। और राजीव शुक्ला जी ही उस वक्त की सरकार की तरफ से हमारी एक मतलब कांटेक्ट पर्सन थे, क्योंकि ये कोई सरकारी इनविटेशन नहीं था, ये हिंदुस्तान टाइम्स का इनविटेशन था। लेकिन चूंकि अल्ताफ भाई पाकिस्तान के एक नेता थे, एक पॉलिटिशियन थे, और मतलब हैं, और उस वक्त मुशर्रफ सरकार का भी हिस्सा थे। तो ऑब्वियसली भारत सरकार को भी, हालांकि हमारे को सिक्योरिटी के नाम पे एक पुलिस वाला दिया था जिसके पास एक डंडा था। जब हम अजमेर जा रहे थे दिल्ली से अजमेर ट्रेन में, तो वो पुलिस वाला हमारे अल्ताफ भाई के साथ हर वक्त रहता था। तो हम डब्बे में बैठे थे, ट्रेन में, नॉर्मल ट्रेन थी, शताब्दी ट्रेन थी शायद, और उसमें हम लोग थे तकरीबन 4-5 लोग। तो अल्ताफ भाई ने ऐसे ही मजाक से पूछा भी कि पुलिस वाले से, जो एक कांस्टेबल था, कि भाई साहब अगर यहाँ पे मेरे ऊपर कोई हमला कर देगा तो तुम्हारे पास कोई बंदूक तो है? तो उसने कहा नहीं, डंडा है, एक डंडा दिया हुआ है सरकार ने बस। तो वो एक सिक्योरिटी के नाम पे। तो राजीव शुक्ला जी हमारे 2-3 बार हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, और तब से मैं देखता हूँ कि ये बड़े एक्टिव हैं। उस वक्त शायद वो मीडिया देखते थे, और मैं अल्ताफ भाई के उस ट्रिप का मीडिया में देखता था, और अल्ताफ भाई के इंटरव्यूज़ लाइन अप करना, और अल्ताफ भाई के मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से चीज़ों को मैं देखता था, और रोज़ की प्रेस रिलीज़ भी मैं इशू करता था। तो राजीव शुक्ला जी बहुत पुराने पापी तो नहीं कहूँगा, पॉलिटिशियन हैं और मंझे हुए हैं, और बड़ी हमेशा मैंने देखा है कि कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं, कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देते, और क्रिकेट के हवाले से उनका शौक़ बहुत ज़्यादा है। अजीज़ दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो 26 जनवरी के भारत के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने अपने जो इनको डिनर कराया गया था उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब भी भारत की म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं डांस करने लगता हूँ। तो सब हंसने लगे। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडमायर करता हूँ, और मैंने अपना डीएनए चेक कराया तो मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है। तो भाई साहब, ये एशिया में आप डीएनए कराने जाओगे ना, तो आपको कई सऊदी अरब के लोगों का भी डीएनए भारत का मिलेगा। ये मातृ देश में कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता। ये मिडिल ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक पूरा एक ही लोगों का मुल्क है। कुछ बेगैरत हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, जो अपने इस डीएनए की सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं और डिनाई करते हैं इस फैक्ट को। अजीज़ दोस्तों, अभी मेरी बहन रवीना टंडन अपनी बेटी राशा के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गई थी, और ये इनका 12वां ज्योतिर्लिंग था जो इन्होंने विज़िट किया। सिर्फ विज़िट करने की बात नहीं होती, मुंह छुपा के कई लोग विज़िट करके आ जाते हैं, लेकिन बताते हुए डरते हैं। ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद इनके 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की विज़िट पब्लिक में आई हैं, और ये फ़ख्र से अपना सनातन धर्म बताती हैं।
मैं भी नागेश्वर के ज्योतिर्लिंग में गया था पिछले साल जनवरी में, जब मैं भारत के ट्रिप पे था 2024 जनवरी में। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मैं पहले ही विज़िट कर चुका था। और ये है कि ये मेरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहली बार मैं इस बार गया था, फिर मैं द्वारका भी गया था। तो मुझे बड़ा गर्व है कि रवीना जी मुझे अपना भाई मानती हैं। और यह है कि मतलब मुझे खुशी है कि एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी बॉलीवुड सेलिब्रिटी मुझसे कनेक्शन में है। अजीज़ दोस्तों, कनेक्शन में तो मेरे डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी भी हैं। डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी एक महान हस्ती हैं जो जगा रहे हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है कि पाकिस्तान में रमज़ान में सहरी होती है ना, जब रात में जब खाना होता है रोज़ा बंद करने से पहले, तो आजकल तो चलो मोबाइल और ये सब चीज़ें पहले आजकल भी करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कुछ लोग जागृति का काम करते थे और ढोल लेके सहरी के टाइम पे निकलते थे और ढोल बजाते थे कि जाग जाओ जाग जाओ। डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी आज सोए हुए हिंदुओं को जगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ कि ये अभी कुंभ मेले में गए थे। कुंभ के इस प्रचुर जन समुदाय के बीच में हिंदू समाज के इस समुद्र के बीच में मैं एक बात सोच रहा था कि मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह ये लोग यहाँ पर, इतना बड़ा समुदाय है, कितनी दुकानें हैं, पर कोई क्राइम नहीं है, कहीं कोई अपराध घटित नहीं हो रहा, कहीं किसी स्त्री से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, करोड़ों लोग यहाँ घूम रहे हैं, कोई किसी का सामान उठा के नहीं भाग रहा, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये एक विलक्षण बात है। सनातन हिंदू धर्म के अंदर जो मूल नैतिकता का बीज डाला जाता है। मैं देखता हूँ अगर ये पलटा है तो। आपने देखा डॉक्टर रत्नू जी हमें बता रहे हैं, कोई चोर नहीं, कोई किसी की कोई नीयत खराब नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई किसी औरत को तंग नहीं कर रहा। और बकौल राहुल गांधी के कास्ट सिस्टम है और ये है और वो है, पता नहीं चल रहा कि इतने करोड़ लोग वहाँ पे गए हैं। कौन जो गंगा स्नान कर रहे हैं, कौन उसमें ब्राह्मण है, कौन अछूत है, कौन सी कास्ट का है, कौन क्या है, किसी को पता ही नहीं है। मैं जब गुजरात गया था पहली बार 2022 में, तो मैंने वहाँ पे पूछा था, मैंने कहा यार ये मैं इतना सुनता हूँ कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, ये वो है। मेरे गांव में 200-250 लोग बैठे थे जब डिनर के लिए हम रात को, तो पूरा गांव जमा था, 200-250 लोग थे। तो मैंने पूछा सरपंच प्रफुल्ल भाई से, मैंने कहा ये कौन है इसमें हिंदू, कौन है मुसलमान, कौन है दलित, कौन है ब्राह्मण, कौन है किस धर्म से, किस जाति से। मैं कहा हम इतना शोर सुनते हैं। तो प्रफुल्ल भाई हंसने लगे, कहते हैं ये सोशल मीडिया पे ही है, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं पता। आपके साथ इस वक्त इतने सारे लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे के घुटने जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम ज़मीन पे बैठे थे सब, तो घुटने जुड़े हुए होते हैं बराबर। बोले किसी का पता ही नहीं कौन क्या है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ऐसा है कई गाँव में, कई जगहों पे आज भी ऐसा है। लेकिन ये कुंभ आपके सामने है कि ये रिलीजियसली नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम है। ये तो पाकिस्तान में नहीं है क्या, चौधरी और कम्मी नहीं होते क्या हर गांव में? तो ये बिल्कुल एक सिचुएशन है। मैं यहाँ पे कुंभ के हवाले से जो बात करना चाह रहा था ना, वो ये था कि कुछ लोग हैं ना, ये शो कर रहे हैं कि देखो अभी आपको पता है स्टैम्पेड हुई थी और कुछ लोग मारे गए थे कुंभ में वीवीआईपी के हवाले से, कि वीवीआईपी स्नान हो रहा था इसलिए ये सब हुआ। तो उस पर कुछ लोग बड़ा वो दिखा रहे हैं कि मक्का में कभी ये वीवीआईपी का हिसाब नहीं होता और सब बराबर होते हैं और एक ही वो होते हैं। तो मुझे उस पर ज़रा एतराज़ है। लेकिन मैं अगेन ये मैं बता दूं कि मैं वीवीआईपी दर्शन, वीवीआईपी स्नान का एडवोकेट नहीं हूँ। रिलीजियस प्लेसेस पे सबको बराबर होना चाहिए।
एक मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन फिर ऐसे मौके पे हाई लेवल को अवॉइड करना चाहिए जाना। अगर जाना है तो फिर आम आदमी की तरह जाएं। अगर आप भगवान के घर पे भी अगर वीआईपी बन के जाएंगे तो ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग ये इम्प्रेशन देते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटा था, 73 की बात है, 1973, 9 साल का था। तो हम सऊदी अरब में हज करने, वो उम्रा करने गए थे। जद्दा में रहते थे तो मक्का जाते थे, और कोई तो तफरी उस ज़माने में होती नहीं थी। एक जद्दा का बहर होता था, समंदर किनारा, और एक मक्का होता था। तो थर्सडे को फादर की छुट्टी होती थी, वो ऑफिस से आते थे 2 बजे, खाना वाना खा के हम लोग तैयार रहते थे। 4-4:30 बजे टैक्सी में बैठे 1 घंटे में मक्का पहुंच जाते थे। फिर वहाँ पे तवाफ़ करते रहते थे, मतलब समझ लें कि फ्राइडे की रात को हम वापस आते थे। और हरम शरीफ जो है, जो मस्जिद है मक्का की, उसी में कोने में चादर बिछा के हम सब सो जाते थे जुमेरात की रात, थर्सडे की रात। तो यह है कि तवाफ़ वगैरह खूब करते थे। तो एक बार हम गए थे 73 में, मैं बहुत छोटा था। तो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मेरी बहन का हाथ पकड़ा हुआ था। और हम जब अंदर मस्जिद के अंदर गए ना, तो बहुत पुलिस थी और सबको रोक रही थी। तो जहाँ तवाफ़ होता है ना खाना काबा का, उसके चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाला हुआ था और आगे किसी को बढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो मेरे फादर ने बताया कि वो कोई वीआईपी आए हुए हैं, तो उनको खाना काबा का दरवाज़ा खोल के अंदर ले गए। तो अब कम से कम 1 घंटा तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो वीआईपी चले नहीं जाते। तो मेरी माँ ने कहा कि हमें क्यों अंदर नहीं जाने दिया जाता खाना काबा का। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, पहले ज़माने में होता था, जब ज़ाहिर है जब हवाई जहाज़ नहीं थे, जब बहुत कम लोग हज उम्रे के लिए जाते थे, तो दरवाज़ा खुला ही रहता था खाना काबा का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे, आज भी कानों में मेरे वो अल्फाज हैं कि मुझे किसी दिन मौका मिला ना तो मैं आरिफ का हाथ पकड़ के अंदर घुस जाऊंगी, फिर भले पुलिस वाले हमें मार दें। तो वीआईपी होता है, ठीक है। अब मैंने ट्विटर पे जब ये पोस्ट लगाई कि मक्का में भी वीआईपी होता है, मदीना में भी, नवाज शरीफ मदीना जाता है ना, तो पूरी प्रॉफिट का जो रोज़ा है जहाँ पे कब्र बनी हुई है, वो जो मेन मस्जिद का एरिया है, वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लोग गालियां दे रहे होते हैं कि यार तुम लोग अल्लाह के घरों पे भी, प्रॉफिट मोहम्मद के भी दरबार में तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ, हम इतना मेहनत करके इतनी दूर से आते हैं और तुम हमारी इबादत ख़राब कर देते हो। और नवाज शरीफ 1-1 घंटा वहाँ पे प्रॉफिट के रोज़े के साथ बैठ के इबादत कर रहा होता है, और पुलिस चारों तरफ एरिया को कॉर्डन ऑफ करके बैठी होती है। अब इनको दरवाजे खोल के खाना काबा में ले जाया जाता है। किसको ले जाया जाता है? मुशर्रफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, या जनरल सीसी को मिस्र के, या कोई ऐसे चोर डाकू जितने हैं, इनके लिए ये दरवाजे खुलते हैं। तो उस पर लोग वो कर रहे थे कि तुम गलत वो दे रहे हो। यहाँ पे कुंभ में वीआईपी कोई हेड ऑफ स्टेट हो तो समझ में आता है। तो भाई साहब, हेड ऑफ स्टेट क्या वहाँ पे कितने आए हैं? अभी मैंने देखा कौन से हंगरी का या किसी का एम्बेसडर वहाँ पे डुबकी मार रहा था दरिया में। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी वीआईपी नहीं था। अब इक्का दुक्का कोई वीआईपी हुए, विच इज़ रॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग। मैं उसकी एडवोकेसी बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रैक्टिस होती है मक्का में, मदीना में। अब आप देखते हैं जब पॉप है क्रिश्चियनों का, वो किसी मुल्क के ट्रिप पे जाता है या कुछ, तो कितनी इसकी सिक्योरिटी होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में कांच का वो होता है, उसमें घूम रहा होता है और चारों तरफ कॉर्डन ऑफ होता है, कोई करीब नहीं जा सकता। या हर आदमी की मर्जी है कि वो वेटिकन में जाके पॉप के पास खड़ा हो जाए। तो ये है वीआईपी कल्चर है जो कि नहीं होनी चाहिए कहीं भी, किसी भी धर्म में। इसके अलावा हमारे एक चीफ जस्टिस हैं मार्कंडे काचू, वो हमेशा मुसलमानों के दलाल रहे हैं। और मैं दलाल ही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लफ्ज़ तो बहुत ही कोई और इस्तेमाल करना चाहिए, पिंप कहना चाहिए।
हमेशा ऐसी बातें करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि देखो इन बेवकूफ़ों को, ये समझते हैं कि दरिया में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन कभी इन्होंने मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, जिनका ये मानना है कि आप हज करके आते हैं ना तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी अभी आप पैदा हुए हैं, बिल्कुल आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये बिल्कुल एक बिलीफ है मुसलमानों का, और ये मुसलमानों के जितने बिलीफ है ना, ये चुराए गए हैं हिंदुइज्म से। यात्रा और बर्थ रोज़ा रखना और धागे बांधना, और मतलब आप जितने बिलीफ इनके ले ले, काला पत्थर और हर चीज़ आपको हिंदुओं के कहीं ना कहीं से चीज़ मिल जाएगी। 7 चक्कर काट रहे हैं और हर चीज़, तो ये भी एक हिंदुओं से ही लिया गया है कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इस पर कभी काचू साहब को जहमत नहीं हुई या उनके पिछवाड़े में खारिश नहीं हुई कि वो मुसलमानों के ऊपर भी ऐसा तंज करते कि हाँ देखो मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं। आज कह रहे हैं काचू साहब के 40 करोड़ बेवकूफ़ संगम में जमा हुए हैं ये सोच के कि इनके पाप धुल जाएंगे सिर्फ एक डुबकी लगाने से। जबकि आज से कुछ अरसे पहले जब रमज़ान आई तो इन्होंने कहा कि 15 दिन पहले बाद रमज़ान शुरू हो रही है, हर साल में जो नॉन मुस्लिम हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दिन रोज़ा रख के ज़रूर देखें, सॉलिडरिटी के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए। मैं सिर्फ हिंदुओं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान में एक रोज़ा ज़रूर रखें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इनकी दलाली नहीं है? मैं वापस कह रहा हूँ कि मैं और ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ये मोहम्मद ज़ुबैर एक और हरामज़ादा जो जहाँ का खाता है वहीं छेदता है, वहीं हकता है जिस थाली में खाता है। ये कह रहा है कि ANI और दूसरी न्यूज़ एजेंसीज पागल हो गए फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि कई फॉरेनर्स गोरे और आए हैं वहाँ पे स्नान करने महाकुंभ में, और वो हैरान हैं वहाँ पे यूनिटी देख के। कोई इनको जात पात धर्म कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये इनकी पिछवाड़े में आग लग गई है ज़ुबैर के और ऐसों के। तो भाई साहब, फॉरेनर को इजाज़त भी है जाने की, मक्का में तो इजाज़त नहीं है, इधर तो फॉरेनर को इजाज़त भी है, और फॉरेनर वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो तुम्हारे को जलन हो रही है। यही फॉरेनर यहाँ पे जाके देख लें तो मुसलमानों के बारे में जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो अगर मोहम्मद ज़ुबैर तुम गैरतमंद होते ना, थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर शर्म गैरत होती ना, तो तुम कब की खुदकुशी कर चुके होते। अजीज़ दोस्तों, ये मेरे कुछ विचार थे कुंभ के हवाले से, और एंड पे मैं हमारे मित्र मेरे गुरु सुधांशु त्रिवेदी जी की कुछ बात आपके सामने रखूँगा, जो कि वो कुंभ के हवाले से चीज़ें रख रहे हैं। ये एक एजुकेशन के हवाले से मैं ये चीज़ें रखता हूँ। तो ये है कि थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। अब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, एक श्लोक जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको, रामायण की कोई चौपाई जो सबसे ज्यादा आपकी पसंदीदा हो, और जब लगता हो कि भाई कष्ट का समय है तो याद करते हो और गुनगुनाते हो? देखिए, मैं श्लोक तो बहुत सारे हैं, अगर आप वैसे कहें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम श्लोक है या श्लोक क्या मंत्र है वो है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न घातमम। वो हर व्यक्ति को, हर हिंदू को जरूर पता होना चाहिए। देखिए, कुंभ चल रहा है। अब ये कुंभ क्या है? कुंभ जो है ग्रहों की गति के आधार पे होता है, जुपिटर की साइकिल पे। 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि 12 साल बाद जुपिटर वहीं पे आता है। हमने बृहस्पति की साइकिल क्यों चुनी? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, और अब ये साइंस को पता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर से जो एस्टेरॉइड्स आते हैं उसको अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से गुरु खींच लेता है, इसलिए हम बचे रहते हैं। और ये समझिए, ग्रेविटी की जो हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में शब्द क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो गुरु से ही बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं मगर मैं श्लोक के लिए दोबारा बोल देता हूं। देखिए, जो हमारे हफ्तों के नाम हैं, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? और ये पूरी दुनिया मानती है, अकेले हम नहीं मान रहे। आप ये बताइए, संडे सबसे पहले आना चाहिए, समझ में आता है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह। अगर साइज में हो तो सूर्य के बाद
बृहस्पति है, फिर बृहस्पति के बाद शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। अगर प्रॉक्सिमिटी से हो तो सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर मंगल है। मगर ये सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे इसलिए आता है कि जो वैदिक ज्योतिष है उसमें एक होरा होता है, यानी दिन के 12 पार्ट्स हैं। अहोरात्रि, अहोरात्रि में से आप आओत्रा हटा दे तो होरा आता है। उसी से ग्रीक लैटिन में हॉरोस्कोप आया है। अंग्रेजी का आवर शब्द होरा से बना है। तो जब आप सूर्य की होरा निकालेंगे तो 25वें घंटे में जो होरा आएगी, यानी नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की, वो चंद्रमा की आएगी। उसके बाद निकालेंगे तो नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की मंगल की आएगी। उसके आगे बुध की आएगी। अब कोई कहे भैया इतनी तो हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझी नहीं। अब ये श्लोक रोज हम सब पूजा में पढ़े हैं। ग्रहों की शांति के लिए जो पंडित जी बोलते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब सीक्वेंस में ध्यान दीजिएगा, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। सबसे पहले क्या है, भानु शशि मंडे, भूमि सुत मंगल, बुधश्च बुध गुरु शुक्र शनि। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, हम जगत गुरु थे नहीं, अभी भी दुनिया हमारा ही सीक्वेंस पालन कर रही है। मगर आज गुलामी की मानसिकता ऐसे दिमाग में भरी हुई है कि अभी भी सोशल मीडिया पे 10 लोग कूद पड़ेंगे, नहीं 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 हमारे अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कैसे कह दिया, हम तो बड़े खराब थे, बड़े अनसाइंटिफिक थे, बड़े बैकवर्ड थे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि धारा प्रवाह बोलने वाले वन ऑफ द हैंडफुल स्पोक्सपर्सन। उसका कारण यह है कि उनके दिमाग में एम फैक्टर घुसा हुआ है। एम फैक्टर क्या है? एम फैक्टर सर, सुनिए वो मैकाले, अब सुनिए मैकाले माइंडसेट ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट माइंडसेट ऑफ 20th सेंचुरी। और कुछ भी आप सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा भरोसा है।